हेलो एवरीवन। तो हमने अभी तक के अलाउंसेस किए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स किए और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परक्विजिट्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद परक्विजिट्स। नाउ जब हमने अलाउंसेस पढ़ा तब हमने कहा था कि आप लोगों को आप जो कुछ पर्टिकुलर खर्चा होने वाला है आपका, उसको रीइंबर्स करने के लिए या उसको कंपेंसेट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी देगा, तो उसको हमने कहा था कि वो है अलाउंसेस। सिमिलरली हमने रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देखा था और आज हम लोग देखने वाले हैं परक्विजिट्स। और वंस वी आर डन विद दिस तो फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अलाउंसेस, परक्विजिट और रिटायरमेंट बेनिफिट को मिक्सअप करके भी रह सकते हैं। तो आज का हमारा फोकस है थोड़ा सा कि जस्ट टू चेक कि कौन से परक्विजिट्स है और कुछ लीगल प्रोविजंस। सो परक्विजिट्स में जो आपके परक्विजिट्स होते हैं वो तीन टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई देम इन थ्री टाइप्स। सबसे पहला ऐसे परक्विजिट्स जो आर टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। ऐसे परक्विजिट्स जो सारे एम्प्लॉइज के में टैक्सेबल रहेंगे, आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय रहो, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय रहो या कोई भी रहो, दीस आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। दूसरा, ऐसे परक्विजिट्स दोज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द केस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। ऐसे परक्विजिट्स जो सारे एम्प्लॉइज के लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। और आखिरी में ऐसे परक्विजिट्स जो टैक्सेबल है ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। वो परक्विजिट्स जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल है। आपके नोट्स पे पेज नंबर 50 के ऊपर हमने परक्विजिट्स दिए हैं, वो देखते हैं हम। तो अभी हम लोग जब ये चीजें देख रहे हैं, व्हेन वी आर लुकिंग एट दीस थिंग्स, तो हम लोगों ने देखा कि हमने परक्विजिट्स के तीन टाइप्स बनाए। हमने कितने टाइप्स बनाए? तीन टाइप्स। तो ऐसे परक्विजिट्स जो सारे एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल है, दीस आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल सबके हाथ में। कुछ ऐसे परक्विजिट्स जो सबके हाथ में क्या है, एग्जेम्प्ट है। और कुछ ऐसे परक्विजिट्स जो टैक्सेबल किसके हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में क्या है, टैक्सेबल है। तो हमने ऐसे अलग अलग परक्विजिट्स देखे हैं। तो अभी सबसे पहले हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि सर देन व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या है सर? अब पहले हम लोग ये समझ लेते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या है। नाउ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक की पोजीशन पर हो सकता है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज उसकी हो सकती है, या कुछ उसके पास में पावर्स या अथॉरिटीज है करके, तो हम उसको कहते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। जैसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर आप कंपनी के कौन हो, डायरेक्टर हो, इफ यू आर अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, तो आपको ये माना जाएगा कि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, है ना। एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी हु इज आल्सो डायरेक्टर इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और अब यही मटेरियल है कि वो फुल टाइम डायरेक्टर है या फिर पार्ट टाइम डायरेक्टर है। चाहे वो फुल टाइम डायरेक्टर हो आप या पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एन एम्प्लॉय हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। ऐसा एम्प्लॉय जिसका कंपनी में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब ये सवाल आता है सर ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब कि अगर वो एम्प्लॉय उस कंपनी के बेनिफिशियल ओनरशिप ले रहा है इक्विटी शेयर्स की, कौन सी शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स की, कैरी कितना परसेंट, 20% और मोर वोटिंग पावर्स इन द कंपनी, तो आप उसको क्या मानोगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानोगे। मतलब एन एम्प्लॉय हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, है ना। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अ पर्सन हु हैज substantial interest in the company if he has beneficial owner of equity shares of carrying 20% or more voting powers. बेनिफिशियल लीगल ओनरशिप हो गया। और इसके अलावा एम्प्लॉय ड्रॉइंग इन एक्सेस ऑफ ₹50,000। अगर कोई एम्प्लॉय है जो 1 and 2 जो अभी अपन ने पढ़ी ऊपर, जो रोमन 1 और रोमन 2 पढ़े, इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय है जो 50,000 के ऊपर कुछ सैलरी ड्रॉ कर रहा है, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानेंगे। तो हमारे लिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में तीन तरह के एम्प्लॉयज हो सकते हैं। सर दिस स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। पहला, अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गए। दूसरा, आप 20% या फिर इससे ज्यादा वोटिंग शेयर अगर कंपनी में लेकर रखे हो, इफ यू आर हैविंग वोटिंग शेयर ऑफ 20% और मोर इन द कंपनी। और तीसरा, आप ड्रॉ कर रहे हो इन एक्सेस ऑफ कितना, 50,000। आप 50,000 रुपए के ऊपर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो भी आपको क्या माना जाएगा,
स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि तीन तरह के एम्प्लॉयज हो गए, एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, तो इसके तीन टाइप्स हो गए हमारे। इनके अलावा जितने भी रहेंगे वो अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज रहेंगे। अब उसमें हमने क्या पढ़ना है, परक्विजिट टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, परक्विजिट टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। कुछ ऐसे परक्विजिट्स है जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में ही टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये कुछ उसके एग्जांपल्स है ना। Any monetary obligation of the employee which is discharged by employer, any monetary obligation of the employee which is discharged by employer is perquisite in the hands of all employees. However, sometimes instead of discharging employee's obligation, employer provides perquisite in the form of facility to the employee. Such perquisite are taxable in the hands of specified employees only. जब आप एम्प्लॉय का कोई मॉनेटरी ऑब्लिगेशन है जो एम्प्लॉयर पे करेगा तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज दे रहा है तो ऐसे परक्विजिट टैक्सेबल किसके हाथ में रहेंगे, ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स है, ये प्रोविजन फॉर स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, फैसिलिटी यूज गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फ्री कंसेशनल टिकट, यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स, फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज, ये कुछ एग्जांपल्स है। अब परक्विजिट्स में क्या होता है, परक्विजिट्स में आपका जो एम्प्लॉयर है आपको कुछ फैसिलिटीज देता है, कुछ सर्विसेज देता है, और ये फैसिलिटीज और ये सर्विसेज का आप क्या निकालते हो, टैक्सेबल अमाउंट निकालते हो। तो वन बाय वन हम कुछ परक्विजिट्स देखते हैं, जिसे सबसे पहला परक्विजिट्स है वैल्यूएशन ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। वैल्यूएशन ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन मतलब आपके एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दिया, योर एम्प्लॉयर हैज गिवन यू हाउस फॉर रेसिडेंस। अब ध्यान देना कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अपने घर के खर्चे निकालने के लिए कुछ मंथली फिक्स अमाउंट दे रहा है तो उसे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस, और उसका हम एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते हैं सेपरेटली। लेकिन अगर वही केस में अगर एम्प्लॉयर आपको कह रहा है कि ये घर है इसमें आप रहिए, तो उसे कहा जाता है परक्विजिट्स, और इसका टैक्सेबल वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो इन द नेम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। अब ये जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तब इसमें अकोमोडेशन कैन बी अनफर्निश्ड, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन हो सकता है, या फिर अकोमोडेशन कैन बी फर्निश। अकोमोडेशन क्या हो सकता है, दूसरा फर्निश हो सकता है। ठीक है, अकोमोडेशन कैन बी अनफर्निश्ड और इट कैन बी फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, नाउ अब इसका डिफरेंस क्या है। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मतलब ऐसा घर जहां पे आपको कोई फर्नीचर या कोई एडिशनल फैसिलिटीज वगैरह दी नहीं गई है। जैसे अगर आपको फर्नीचर दिया, टीवी दिया, फ्रिज दिया, तो उसे आपको एडिशनल फैसिलिटी दी तो उसको हम क्या मानेंगे, फर्निश्ड अकोमोडेशन मानेंगे। आपको सिर्फ रहने के लिए घर दिया, फर्नीचर वगैरह नहीं दिया तो उसको हम क्या मानेंगे, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अब होता कैसे है, अब तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी आपको कैलकुलेट करने के लिए हमको अलग अलग चीजें मिलेगी। एक सर्कमस्टांसेस, दूसरा इन केस ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अगर आपका अनफर्निश्ड अकोमोडेशन तो क्या होगा, और तीसरा इन द केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो पहला सर्कमस्टांसेस हमको क्या बताया गया है, वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज इधर होल्डिंग ऑफिस और इन द पोस्ट इन कनेक्शन विद यूनियन स्टेट। मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो और वो गवर्नमेंट ने आपको रहने के लिए अकोमोडेशन दिया, तो आपके हाथ में टैक्सेबल वैल्यू कितना रहेगा, हमने क्या कहा, लाइसेंस फीस एज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। लाइसेंस फीस, अब लाइसेंस फीस मतलब क्या, आपको क्वेश्चन में रेडीमेड दिया रहेगा कि लाइसेंस फीस इतना है करके, और ये वैल्यू है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का। किसका वैल्यू है ये, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का। As reduced by the rent actually paid by the employee। अगर गवर्नमेंट आपसे कोई रेंट रिकवर कर रही है तो भी क्या होगा, लेस होगा। मतलब मान लेते हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, और आपको रहने के लिए घर दिया, और जिस एरिया में ये घर दिया वहां का गवर्नमेंट ने कहा लाइसेंस फीस जो है, दैट लाइसेंस फीस इज ₹500 पर मंथ। आपको जो लगा लाइसेंस फीस कितना है, 500 पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ का क्या आपका लाइसेंस फीस है, और आपको पूरे 12 महीने के लिए घर दिया गया। तो आप क्या कहोगे, सर 500 इंटू 12 कर दो,
जो भी नंबर आएगा आपका वो क्या रहेगा, आपका अनफर्निश्ड हाउस का अकोमोडेशन का वैल्यू रहेगा। और अगर आपसे कोई रेंट के नाम पे पैसे रिकवर किया जा रहा है तो वो क्या होगा, लेस होगा। अब वही अगर ये फर्निश्ड अकोमोडेशन है, सेम केस में अगर ये गवर्नमेंट ने आपको फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया, ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, फर्निश्ड अकोमोडेशन मतलब क्या, एक खाली घर तो आई सर, अनफर्निश्ड का वैल्यू तो उसमें आएगा ही आएगा, और दिस वैल्यू विल बी इंक्रीज बाय वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में क्या होगा, आपने निकाल लिया लाइसेंस फीस, अब हमको बात करनी है फर्निश्ड। तो फर्निश्ड में क्या बोलोगे, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स एज डिटरमाइंड फॉर अनफर्निश्ड एंड इंक्रीज बाय, इसमें आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, फर्नीचर की वैल्यू। फर्नीचर की वैल्यू क्या आएंगी, फर्नीचर इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर फर्नीचर अगर ओन्ड है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, जो भी आपके फर्नीचर की कॉस्ट है ना उसका 10% पर एनम के लिए आपको ऐड करना है। और मतलब अगर साल भर के लिए फर्नीचर दिया तो साल भर का ऐड होगा, अगर 6 महीने के लिए दिया तो फर्नीचर की कॉस्ट इंटू 10% डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू 6 मंथ्स आप करोगे। 10% per annum of the cost of the furniture including television sets, radio sets, refrigerators, other household appliances, air conditioner, conditioning plant or equipment। और अगर वही फर्नीचर is hired from third party, मतलब एम्प्लॉयर ने वो फर्नीचर रेंट पर लिया और उसे रेंट पर लेने के बाद वो फर्नीचर एम्प्लॉय को दिया गया, फर्नीचर इज टेकन ऑन रेंट एंड देन सेम इज गिवन टू एम्प्लॉय। अब इसमें क्या होगा, जो भी एक्चुअल हायर चार्जेस रहेंगे, मतलब अगर फर्नीचर रेंट पर लिया गया है तो जो भी एक्चुअल हायर चार्जेस रहेंगे, व्हाटएवर एक्चुअल हायर चार्जेस विल बी, उस फर्नीचर को रेंट पर लेने के वो हायर चार्जेस ऐड किए जाएंगे और एज रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट इफ एनी, जो भी आप लोगों से रिकवर किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग दैट अकोमोडेशन, जो चार्जेस जो रिकवर किए वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट, उसमें हम पढ़ रहे हैं अकोमोडेशन। और अकोमोडेशन में अगर आपको गवर्नमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन दिया है तो अनफर्निश्ड का वैल्यू कहा है हमने, लाइसेंस फीस एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। फर्निश्ड के वैल्यू में क्या आएगा, अनफर्निश्ड का वैल्यू प्लस वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, जो भी अनफर्निश्ड का वैल्यू रहेगा एक्स अमाउंट ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। तो वैल्यू ऑफ द फर्नीचर में हमने क्या पढ़ा कि अगर फर्नीचर ओन्ड है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर फॉर द ईयर, और अगर फर्नीचर रेंटेड है तो एक्चुअल रेंट पेड जो किया जा रहा है वो उसमें ऐड कर देंगे आप। और ये जो नंबर निकला है, अगर इससे आपके एम्प्लॉय से अगर कोई रेंट रिकवर किया जा रहा है तो वो क्या किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेस किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। अब ये तो हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अब अगर अकोमोडेशन दिया गया अदर एम्प्लॉयज के लिए, मतलब नाउ यू आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब आप कौन हो, अदर एम्प्लॉय हो, तो इस केस में मेजरली दो चीजें आएगी। अगर अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर है तो मतलब एम्प्लॉयर का अपना अकोमोडेशन और वो उसने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है। और दूसरी सिचुएशन आएगी अकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन रेंट पर लिया और एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया, अकोमोडेशन ओन और अकोमोडेशन रेंटेड। तो पहला पार्ट पढ़ते हैं ओन, मतलब जहां पे एम्प्लॉयर का अपना घर है और वो घर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है। तो पहले तो हम देख लेते हैं अनफर्निश्ड का वैल्यू, बिकॉज फर्निश्ड के वैल्यू में तो एक चीज आप लोग फ्रीज करके रख दो कि सर वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी एडेड, और वैल्यू ऑफ फर्नीचर में तो सर आपने कहा है कि अगर फर्नीचर ओन रहेगा तो उसके कॉस्ट का 10% और फर्नीचर रेंटेड रहेगा तो एक्चुअल रेंट जो पे किया जा रहा है वो ऐड होगा। तो अनफर्निश्ड का वैल्यू चेंज होगा। वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो अनफर्निश्ड का वैल्यू कैसे ऐड होगा, 15% of the salary in the cities having population greater than 25 lakhs, मतलब आपको जो घर दिया है, आपको जो अकोमोडेशन रहने के लिए दिया है, वो घर जिस एरिया में है उस एरिया की पॉपुलेशन, उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कितने के ऊपर है, एक्सीडिंग कितना है 25 lakhs। तो आपके सैलरी का कितना ऐड करेंगे हम, 15%। So we'll add 15% of your salary for unfurnished। वही अगर पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 10 lakhs, 25 लाख के ऊपर नहीं है बट 10 लाख के ऊपर है, तो सैलरी कितना ऐड करोगे आप, 10% ऐड करोगे अनफर्निश्ड के लिए। और वही अदर एरिया में मतलब 10 लाख से भी कम है तो कितना ऐड करोगे, 7.5% ऑफ द सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड फॉर व्हिच द सेड अकोमोडेशन
was occupied by the employee during the previous year as reduced by the rent paid if any by the employee. मतलब आप अदर एम्प्लॉइज हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हो, और एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दिया है और ये घर एम्प्लॉयर का ओन्ड है, तो अनफर्निश्ड का वैल्यू क्या आएगा? उसके लिए आप क्या देखोगे? सबसे पहले देखो कि घर कहां पर दिया है हमने, जिस सिटी में दिया उसकी पॉपुलेशन कितनी है। अगर उसकी पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर है तो अनफर्निश्ड के वैल्यू के नाम पे आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा 15% ऑफ सैलरी। अगेन आपको जिस एरिया में या जिस सिटी में घर दिया गया उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से ज्यादा नहीं है बट 10 लाख से ज्यादा है, तो 10% ऑफ सैलरी आप हो जाएगा वैल्यू, और 10 लाख से भी कम है तो कितना हो जाएगा? 7.5% ऑफ द सैलरी। और अगर वही अगर फर्निश्ड है तो फर्निश्ड में क्या होगा? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड, जो भी अनफर्निश्ड का वैल्यू हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया, और एज इंक्रीज बाय फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर। इसमें क्या है? अगर फर्नीचर ओन्ड है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, और अगर फर्नीचर हायर्ड है तो एक्चुअल रेंट पेड, बराबर है। और एनी अमाउंट अगर एम्प्लॉय से रिकवर किया जा रहा है तो क्या करेंगे आप? रिड्यूस करेंगे, ठीक है। ये कब? जब अकोमोडेशन इज ओन्ड। अब आगे बढ़ते हुए, अब एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दिया बट दिस अकोमोडेशन इज ऑन रेंट, एम्प्लॉयर ने रेंट पर लिया और उस रेंट पर लिए हुए घर को आपको रहने के लिए बोला गया है। तो whether accommodation is taken on rent by employer, एम्प्लॉयर ने रेंट पर लिया और एम्प्लॉय को बोला कि भाई तू इस घर में रह, तो एम्प्लॉय के हाथ में कितना टैक्सेबल वैल्यू होगा हमें कैलकुलेट करना है इन दिस सिचुएशन। तो हमने क्या कहा, इस सिचुएशन में यू नीड नॉट टू लुक ऑन द पॉपुलेशन वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पेड और पेएबल बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कितना लीज रेंटल पे कर रहा है वो आप देखोगे, और 15% ऑफ सैलरी, आपका जो सैलरी है उसका 15% whichever is lower as reduced by any rent जो आप पे कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉयर ने अगर रेंट पर लिया और वो एम्प्लॉय को दिया कि आप इसमें रहो, तो अनफर्निश्ड वैल्यू कितनी रहेंगी? एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी whichever is lower। और वो अगर फर्निश रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? अनफर्निश्ड का वैल्यू ऐड करो वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर में क्या है? अगर ओन्ड है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट, और अगर रेंटेड है तो एक्चुअल एयर पेड, एक्चुअल एयर चार्जेस पेड एज रिड्यूस्ड बाय एनी रेंट रिकवर्ड। तो ये हो गया दोनों केस में, ओन्ड है तो क्या और रेंटेड है तो क्या। अब अगर हम आगे जाते हैं, अब मान लेते हैं कि where the accommodation is provided by employer whether government or any other employer in a hotel। अब आपको रहने के लिए जो जगह दी गई है वो कहाँ दी गई है? होटल में दी गई है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, या फिर कोई और हो, मतलब यहाँ पे एनी एम्प्लॉयर के लिए सेम आएगा। तो यहाँ पे अनफर्निश्ड है तो क्या या फर्निश्ड है तो क्या, ये एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। आप स्ट्रेट बोलोगे, अगर आपको होटल में रहने के लिए घर दिया गया तो टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगा? 24% ऑफ द सैलरी, या फिर एक्चुअल होटल एक्सपेंसेस व्हिचएवर इज लोअर। मतलब आपको होटल में रहने का अरेंजमेंट की है आपके लिए कि आप होटल में रहिए, तो आपके हाथ में परक्विजिट के नाम पर टैक्सेबल कितना रहेगा? तो 24% ऑफ द सैलरी, या फिर एक्चुअल होटल के चार्जेस, एक्चुअल होटल के एक्सपेंसेस व्हिचएवर इज लोअर, ये आपके हाथ में टैक्सेबल रहेगा। एज रिड्यूस्ड बाय एनी रेंट एक्सपेंडिचर वगैरह आप जो लोगे उससे क्या करेंगे? उससे रिड्यूस करेंगे। अब जब ये हम पढ़ रहे तो आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको कही गई है कि हम लोगों ने आपको क्या कहा? however, what we have said, however, where the employee is provided such accommodation for a period not exceeding 15 days in aggregate, not exceeding कितना days? 15 days in aggregate, on his transfer from one place to another there would not be any perquisite। मतलब मान लेते हैं एम्प्लॉय का लोकेशन ए से लोकेशन बी पे ट्रांसफर हुआ है, एम्प्लॉय को आपने ए लोकेशन से ट्रांसफर किया बी लोकेशन पे, और ये ट्रांसफर के सिलसिले में उसको होटल में रहने के लिए एक अकोमोडेशन दिया गया।
तो हमने क्या कहा, उसके हाथ में कुछ परक्विजिट नहीं होगा, लेकिन कहा इट शुड नॉट एक्सीड 15 डेज, 15 दिन से ज्यादा होने नहीं चाहिए। तो ये जो होटल में आपको ट्रांसफर की वजह से आपको जो अकोमोडेशन दिया गया है उसके लिए आपके हाथ में कोई भी परक्विजिट होने वाला नहीं है। 15 दिन के ऊपर जाएगा तो आपके हाथ में परक्विजिट होने वाला है। एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो सर अकोमोडेशन में हमें 3 चीजें चाहिए। 3 चीजें कौन सी चाहिए सर? पहला, अगर गवर्नमेंट है तो क्या, अदर देन गवर्नमेंट है तो क्या। अब अगर आप अदर देन गवर्नमेंट अगर हो, इफ यू आर अदर देन गवर्नमेंट, तो इसमें भी 2 पार्ट आ जाएगी आपके लिए। सर एम्प्लॉयर का ओन्ड है तो क्या, और रेंटेड है तो क्या, बराबर है। और ये सब में एक चीज तो देखनी है सर, अनफर्निश है तो उसका वैल्यूएशन अलग होगा, और अगर फर्निश होगा तो उसमें अनफर्निश तो आएगा ही आएगा सर, प्लस आप क्या ऐड कर दोगे, वैल्यू ऑफ फर्नीचर भी आप ऐड कर दोगे, बराबर है। एंड देन आपको अगर होटल में दिया तो उसका क्या करेंगे वो भी हमको देखना है। तो अगर गवर्नमेंट हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो, तो अनफर्निश्ड वैल्यू हमने कितना कहा, लाइसेंस फीस एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, जितना लाइसेंस फीस गवर्नमेंट डिटरमाइन करेंगे उतना आपको लेना पड़ेगा। और फर्निश्ड अगर है, और फर्निश्ड अगर ओन्ड है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऐड करेंगे, और अगर रेंटेड है तो एक्चुअल रेंट ऐड करेंगे। और इन बोथ द केसेस अगर एम्प्लॉयर से कोई रिकवर किया जा रहा है रेंट के नाम पे तो वो क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। अदर एम्प्लॉय अगर हुआ तो अगर ओन्ड है और ऐसी सिटी में अकोमोडेशन दिया है जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर है तो 15% ऑफ सैलरी आपके इसमें ऐड होगा। 10 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी, और अदर केस में 7.5% ऑफ द सैलरी। और फर्नीचर के नाम पे तो सेम है, 10% ओन के केस में, रेंटेड के केस में एक्चुअल रेंट। और होटल में दिया है अगर आप सॉरी अगर रेंटेड है तो एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लोअर। फर्नीचर के नाम पे 10% जो ऐड होना है कॉस्ट पर ऐड होगा, या एक्चुअल फर्नीचर के चार्जेस फर्निश्ड करे तो। और अगर होटल में दिया है तो 24% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल होटल चार्जेस व्हिचएवर इज लोअर। अब सर हर जगह पे सैलरी आ रहा है। अब सर सैलरी का मीनिंग क्या है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? तो लेट अस अंडरस्टैंड सैलरी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है हमारे लिए एक बार फटाफट। तो अकोमोडेशन के केस में सैलरी का मीनिंग सबसे बड़ा है। तो हमने यहां पर आपको दिया है पेज नंबर 55 पे दिया है मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग क्या हमने आपको दिया है। सैलरी इंक्लूड्स पे, अलाउंसेस, बोनस और कमीशन पेएबल मंथली और अदरवाइज, मतलब कोई भी तरीके का कमीशन इसमें आ जाएगा। जरूरी नहीं कि कमीशन शुड बी फिक्स्ड एज अ परसेंट ऑफ टर्नओवर ओनली, ठीक है। अभी तक हमने जहां पर भी पढ़ा है कमीशन वही ऐड किया है कि वो टर्नओवर का एक फिक्स परसेंट रहे, चाहे वो ग्रेचुइटी रहे, लीव इनकैशमेंट रहे या हाउस रेंट अलाउंस रहे। बट यहाँ पर क्या कहा, कमीशन व्हाट डिड आपको ऐड करना है, बोनस भी बोल दिया ऐड करना है, पे भी बोल दिया ऐड करना है, अलाउंसेस भी बोल दिया ऐड करना है, और एनी मॉनेटरी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर्स एज द केस में बी, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड। इसमें क्या क्या नहीं आता देखिए, ये चीज इसमें आती नहीं है। डियरनेस अलाउंस or pay unless it enters into the computation of superannuation retirement benefit, any contribution to the provident fund of the employee, allowance which are exempt from payment of tax or value of expenditure specifically excluded, ना that is payment of medical insurance premium specified therein। मतलब सारी अकोमोडेशन के लिए सैलरी के मीनिंग में क्या क्या आएगा शॉर्ट में अगर हमें देखना है तो हम कहेंगे सर इसमें एक तो आएगा सर हमारा बेसिक, ये तो आएगा पूरा, प्लस सर डी आएगा। डीए कौन सा सर, डीए फॉर्मिंग पार्ट ही आएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे कहा है डियरनेस अलाउंस पे अनलेस इट इज एंटर्ड इनटू कंपटीशन ऑफ द सुपरएनुअल रिटायरमेंट बेनिफिट, तो डीए कौन सा आएगा सर, डीए वही आएगा जो फॉर्मिंग पार्ट है, ठीक है। प्लस इसके अलावा क्या आएगा सर, किसी भी तरीके का कमीशन आएगा, एनी काइंड ऑफ कमीशन आएगा सर, बराबर। प्लस इसके अलावा क्या आएगा सर हमारे सैलरी पे, बोनस और एनी काइंड ऑफ पे और अलाउंसेस, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है। मतलब अकोमोडेशन के लिए सैलरी में क्या क्या पकड़ना है, जो भी हमें करना है 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी और 7.5% ऑफ सैलरी। बेसिक सैलरी लेनी है, डीए फॉर्मिंग पार्ट लेना है, कमीशन लेना है, बोनस लेना है, और सारे अलाउंसेस टू द एक्सटेंट दे आर टैक्सेबल, जितने टैक्सेबल है वो उतने ही कंसीडर करने हैं। ये जो अभी हमने पढ़ा है इसकी यहाँ पे कुछ समराइज फॉर्मेट में छोटी छोटी चीजें दी गई है।
अगर ओन्ड है तो क्या, बराबर है, लीज पर लिया है तो क्या। तो ये शॉर्ट में कुछ चार्ट्स दिए आप लोग पढ़ लीजिए, और अगर आपका ये पढ़ना हो जाता है तो अगले लेक्चर में हम अकोमोडेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द डे।